आज हम मशीन लर्निंग के अंदर आगे बढ़ते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट से कि किस तरह से हमारे पास में इम्बैलेंस डेटा सेट है, कैसे चेक करें। और देन जो है जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में इम्बैलेंस डेटा करके कोड बना रखा है ऑलरेडी, उसी को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है, बायस क्या एग्जाम्पल होते हैं, कैसे हम समझें, नेक्स्ट उसको कैसे हैंडल करें। हैंडल करने के दो तरीके होते हैं कि रैंडम अंडर सैम्पलिंग और दूसरा होता है रैंडम ओवर सैम्पलिंग। रैंडम अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग। नेक्स्ट नेव्स बायस थ्योरम लेंगे, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करती है और किस तरह से जो है उसे अप्लाई करते हैं और डिसीजन बाउंड्री किस तरह से बनाते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले इम्बैलेंस डेटा क्या होता है, ये कुछ एग्जाम्पल लिए मैं आप पोज करके पढ़ सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मुझे स्किन डिजीज डिटेक्ट करने के लिए मॉडल बनाना है, तो मेरे पास अगर डेटा है, लाइटर स्किन टोन का मोस्टली इमेजेस हैं और डार्कर की कम है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा लाइटर स्किन टोन के ऊपर। और जब मैं उसको डार्कर दूंगा तब भी वो प्रिडिक्ट लाइटर स्किन का ही करेगा। उस केस को हम बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट। ठीक है। और वो मॉडल हमारा क्या हो जाता है, बायस हो जाता है। तो आप पोज करके बाकी भी एग्जांपल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि रैंडम अंडर सैम्पलिंग क्या करती है और रैंडम ओवर सैम्पलिंग क्या करती है। जो रैंडम अंडर सैम्पलिंग है, जो लार्ज डेटा सेट होता है उसको क्या कर देती है, रेड्यूस कर देती है। और ओवर सैम्पलिंग क्या करती है, जो लो डेटा सेट होता है उसको इंक्रीज कर देती है। अब वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले हम पांडास इंपोर्ट करते हैं और डेटा सेट जो लेने वाले हैं सोशल नेटवर्क एड्स हैं कि एज और एस्टिमेट सैलरी के बेस पे कोई यूजर जो है वो परचेज करता है या नहीं करता, किसी भी जो है वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेता है सोशल नेटवर्क का या नहीं लेता, वो जो है हम प्रेडिक्ट करने के लिए एक मॉडल बना रहे हैं। तो ये डेटा सेट है हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार जो है कर्नल को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, कर्नल को रिस्टार्ट क्लियर आउटपुट कर लेते हैं जिससे कि हम वन बाय वन रन कर सकें। ठीक है। अब हम सबसे पहले अपने इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट एंटर के साथ में। ये हमारे पास में डेटा है, 3 रो दिखा रहा है। अब हमें इन कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ड्रॉप करके जो है हम हटा सकते हैं। ये क्या इन प्लेस क्या करेगा, इस डेटा सेट के अंदर जो डिलीट कर देगा, ना कि उस फाइल के अंदर डिलीट करेगा। इसके अंदर डिलीट नहीं करेगा, इस डेटा सेट के अंदर डिलीट करेगा। अगर डेटा सेट को मैं देखता हूं तो मेरे पास में डेटा इस टाइप से नजर आएंगे, 2 कॉलम जो है ड्रॉप हो गए, डिलीट हो गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मैं किस तरह से चेक करूं कि मेरा डेटा जो है लार्ज और लो के अंदर डिवाइडेड है। तो मैं वैल्यूज डॉट काउंट मेथड का यूज करूंगा परचेज कॉलम के साथ में, डेटा सेट के साथ। और मुझे जो है नंबर ऑफ जीरो इतने मिलेंगे, नंबर ऑफ वन। ये डेटा क्या है, इम्बैलेंस डेटा सेट है। अब इसको इसी के ऊपर सबसे पहले बैलेंस किए बगैर जो है हम क्या करते हैं, इस पे एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल पे जो है प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को लेते हैं, सेपरेट करते हैं एक्स और वाई के अंदर। इस -1 का मतलब लास्ट वाला कॉलम छोड़ दे और लास्ट वाले को वाई वेरिएबल के अंदर लिया हुआ है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, मेरे एक्स और वाई के अंदर क्या हो गया, सेपरेट हो गया डेटा। नेक्स्ट ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम की क्लास है, उसको मैं जो है लेता हूं, मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करता हूं। देन उसके अंदर मेरे एक्स और वाई डेटा, टेस्ट साइज 20% और रैंडम स्टेट 42 देता हूं, जिससे कि बार बार सैंपल का साइज है और सैंपल की जो वैल्यू है वो सेम रहे, चेंज ना हो जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करूं। नेक्स्ट अब मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही मॉडल यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरा जो डेटा का नेचर है वो एक्स जो इंडिपेंडेंट है वो कंटिन्यूस फीचर है और जो डिपेंडेंट आउटपुट है वो बाइनरी आउटपुट। कैसे पता चला, ये देखो, ये मेरा क्या है, आउटपुट है। ये बाइनरी नेचर का 0 और 1, और ये मेरा कंटिन्यूस नेचर का है जो कि इनपुट देने वाला हूं मैं। तो इसलिए मैं क्या यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को यूज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास को क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा।
नेक्स्ट मैं अपने मॉडल को फिट करना। अब हम हमें अपने अब हम अपने मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं यूजिंग फिट मेथड। ट्रेन हो गया हमारा मॉडल। अब हम क्या करते हैं, इसका स्कोर चेक करते हैं। स्कोर कैसे, टेस्ट डेटा देंगे, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, और उसका परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्कोर मेथड का यूज करेंगे इस मॉडल, ये जो मॉडल है एलआर मॉडल, उसके साथ में। नेक्स्ट, डेटा सेट को अगर देखना है तो आप डेटा सेट को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई पे आपका काम हो रहा है और आपको प्रिडिक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके पहले मैं प्रिडिक्ट मेथड को जो है देखता हूं कि मेरा प्रिडिक्ट क्या रिजल्ट देता है। जीरो दे रहा है, और मैं अगर डेटा सेट को देखता हूं तो यहाँ पे मेरा जीरो ही है, आउटपुट तो सही दे रहा है। अगर मैं चेंज करूं, मैं 51 और यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 50 और 20 देता हूँ, जीरो दे रहा है, जबकि क्या है, वन है। अब हमारा ये जो डेटा है, ये क्या हो चुका है, बायस हो चुका है, बायस हो चुका है जीरो के ऊपर। अगेन डिफरेंट वैल्यू देगा, लेकिन मोस्टली केसेस में जो है आपको ये रिजल्ट जो है आपका बायस ही मिलेगा, क्योंकि इम्बैलेंस डेटा है। अब इम्बैलेंस डेटा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पिप इंस्टॉल इम्बैलेंस लर्न पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी। और ये कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और आप अपने पूरे फोल्डर के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करो, जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे थे वहां पे पावर शेल के अंदर जाओ, और यहाँ पे आप पिप इंस्टॉल इम्बेलेंस लर्न करो और एंटर कर दो, तो रिक्वायर्ड सेटिस्फाई देगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, पांडाज को अगेन, अब मुझे बैलेंस करने के लिए दोबारा से काम करना है, वही सारा पांडाज को लिया, डेटा सेट को लोड करना है, और ये कॉलम डिलीट करने हैं, और डेटा सेट तक मुझे देखना है। तो ये मेरा डेटा सेट है जैसे पहले करके आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं वैल्यूज काउंट, इजनल अगर मैं चेक करूं तो इजनल भी मुझे जो है मिल सकता है। अगर मैं इजनल चेक करूं डेटा सेट के ऊपर, तो कर सकता हूं कि मेरा डेटा सेट में इजनल तो नहीं है, लेकिन इजनल आई थिंक होगा नहीं इसके अंदर। फॉल्स 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 ही दे रहा है सारी, मतलब नहीं है। अगर मैं डॉट सम लगा के पता करूं इससे, तो पता हो जाएगा मुझे। ये भी फंक्शन है ना जी, जीरो। तो डेटा सेट के अंदर जीरो नल वैल्यू है, कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अब आगे हम मूव कर सकते हैं, अब अपने बैलेंस इम्बैलेंस चेक करने के लिए कि हमारा डेटा बैलेंस है या नहीं है। तो इस फंक्शन का वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स यूज करेंगे परचेज के साथ में। यहाँ पे वही नजर आ रहा है कि जीरो ज्यादा है, वन कम है। अब मैं एक्स और वाई को ब्रेक कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट किया जैसे पहले करके आ रहे हैं सेम। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग का यूज करते हैं। उसके लिए क्लास है रैंडम अंडर सैम्पलर का, सबसे पहले यूज करते हैं। अंडर सैम्पलिंग से रैंडम अंडर सैम्पलर, और अंडर सैम्पलर का ऑब्जेक्ट बना के फिट रीसैंपल के अंदर जो मैंने एक्स और वाई को सेपरेट किया वो पास करके, और नई डेटा सेट बनाऊंगा सेपरेट। ऊपर वाला अंडर सैम्पलिंग नहीं मिली, सो कोई बात नहीं, मिल जाएगी, ये दोबारा से रीरन कर देंगे। नेक्स्ट, अब मैं काउंट करता हूं वाई को। अगर वाई को काउंट करूं तो जीरो इक्वल वन इक्वल हो गया। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, अपने मॉडल में डेटा जो दूंगा स्प्लिट ट्रेन और टेस्ट में करूंगा, तो ये करूंगा, ये देना है मुझे, ये वाला जो मैंने रीसैंपल किया है। ठीक है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो है इंपोर्ट कर लेता हूं, उसके ऑब्जेक्ट अपने मॉडल को ट्रेन करता हूं। तो ट्रेन के अंदर मुझे यही डेटा देना है सेम। नेक्स्ट, स्कोर चेक करता हूं,
82% मिल रहा है स्कोर मुझे। प्रेडिक्ट करता हूं, 0 मिल रहा है, जबकि 0 ही था यहाँ पे आंसर। 0 है फर्स्ट रो का। अगर मैं इसका चेक करूं, इसका 1 है, तो मेरा मॉडल बायस तो नहीं है। अब मैं ओवर सैम्पलिंग की कहानी करता हूं। तो ओवर सैम्पलिंग के लिए रैंडम ओवर सैम्पलर जो है इंपोर्ट करता हूं। डेटा सेट को दो पार्ट में करता हूं। रैंडम ओवर सैम्पलिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और जो मेरे एक्स और वाई हैं उनको रीसैम्पल करता हूं फिट मेथड का यूज करके। अब मैं टेस्ट, ट्रेन और टेस्ट के अंदर स्प्लिट करता हूं। इतने साइज जो है टेस्टिंग के लिए रखता हूं, बाकी ट्रेनिंग के लिए देता हूं, और इनके अंदर जो है मैं स्प्लिट कर लेता हूं। ये वाला डेटा दिया है और इनके अंदर स्प्लिट हो जाएगा। रैंडम स्टेट 42 है, जिससे कि बार बार जब भी मैं री रन करूं तो जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं और जो उनकी वैल्यू है वो सेम रहे। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्या किया है, इंपोर्ट किया है मॉडल के लिए, और ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मेरा मॉडल को ट्रेन कर दिया। ट्रेन किया। अब स्कोर चेक करता हूं इसका। स्कोर 89 है। अगर मैं काउंट करूं तो काउंट में देखो 0 और 1, कितना हो गया, 257। जो ज्यादा थे उसी के बराबर कर दिए 1 को भी। नेक्स्ट, मॉडल की एक्यूरेसी ये है। अब मैं इसे प्रिडिक्ट करता हूं तो मेरा आंसर 0 है, इस पे आंसर 1 है। तो मॉडल बायस नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं नेव बायस थ्योरम मॉडल क्या होता है। नेव का मतलब है फीचर इंडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि 0 और 1 के बीच में होती है। जब रोलिंग डाई करते हैं उस पे 6 नंबर तक होते हैं, तो कोई भी नंबर आने के चांसेस फिक्स है कि कोई भी नंबर आएगा। लेकिन अगर उसमें से बोलें कि 7 नंबर कितनी बार आएगा या उसके चांसेस क्या है, तो 7 नंबर नहीं है तो 0% चांसेस होंगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें, दो टाइप की होती है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट और एक डिपेंडेंट। एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है इवेंट, और एक दूसरे को करती हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब है कि फ्लिपिंग करते हैं कॉइन ट्वाइस, तो ट्वाइस करें या थ्राइस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो हेड और टेल आना है वो आना ही है। नेक्स्ट, डिपेंडेंट की बात करें कि हमारे पास में बास्केट के अंदर कुछ समथिंग है और उसको एक बार निकालने के बाद में कंडीशन ये है कि दोबारा नहीं डालना, तब बचे हुए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस केस में वो डिपेंडेंट हो जाएगी जो निकालने वाले के ऊपर। नेक्स्ट आती है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कंडीशन के ऊपर काम करती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि अगर मैं बीमार नहीं हुआ तो एग्जाम दूंगा और अदरवाइज एग्जाम नहीं दूंगा, तो ये कंडीशन लगा दीजिए। इस टाइप से जो है बेस थ्योरम काम करती है, और ये इसका फार्मूला है। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इस पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इसके टाइप होते हैं गॉसियन नेव्स बायस, मल्टीनोमियल नेव्स बायस और बर्नौली नेव्स बायस। ये जो गॉसियन नेव्स बायस होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है, लेकिन मल्टीनोमियल होता है वो डिस्क्रीट डेटा पे स्पेसिफिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे काम करता है, और बर्नौली जो है बाइनरी डेटा के ऊपर काम करता है। आगे, अब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं। बाकी आप पढ़ सकते हो इसको पॉज करके, सेम चीज है। नेक्स्ट, अब कुछ लाइब्रेरी हैं जिनका कि जो है हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और प्लॉट डिसीजन, डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए प्लॉट डिसीजन रीजन लिया, बाकी तो सेम है। MLXDND को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल भी करना होगा अगर सिस्टम में नहीं है तो पिप का यूज करके। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट, प्लेसमेंट डेटा सेट वाला डेटा लेते हैं और लोड कर लेते हैं। इसके अंदर भी कुछ कॉलम है अननेम्ड वाला, वो डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा डेटा सेट हो गया CGPA IQ प्लेसमेंट डेटा सेट हो गया। नेक्स्ट, इज नल है, चेक कर लेते हैं, कोई नल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें वैल्यू की स्केलिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये सेपरेबल है नहीं है। अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं। स्कैटर प्लॉट से एक्स के अंदर CGPA डालते हैं, वाई के अंदर IQ डालते हैं, डेटा के अंदर डेटा सेट देते हैं, और यू के अंदर प्लेसमेंट के बेस पे क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं और प्लॉट डॉट शो करते हैं।
तो इस टाइप से जो है हमारा डेटा सेट का सेपरेशन है। मतलब कुछ मिस हो रहा है, तो अगर हम चेक करें तो इसको। नेक्स्ट, अब हम अपने डेटा को अलग अलग कर देते हैं एक्स और वाई के अंदर, क्योंकि प्लेसमेंट को हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए और बाकी कॉलम इनपुट चाहिए। अब ट्रेन और टेस्ट के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं यूजिंग ट्रेन और टेस्ट क्लास का यूज करके। नेक्स्ट, आगे हम केडीई प्लॉट, ये क्या प्लॉट होता है, कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट, इसके ऊपर बनाते हैं। बेटर तरीके से हम इसे पढ़ पाते हैं जब अभी बनता है तो फिर देखते हैं। तो हम जो केडी प्लॉट कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट बनाते हैं और उसको देते हैं सीजीपीए, सीजीपीए के बेस पे बनाते हैं। सीजीपीए के बेस पे बनाया तो ये पीक बन रही है, यहाँ पे ये पीक बन रही है एक। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डेटा है ये कुछ वेरी कर रहा है डेटा, यहाँ पे तो ये शो कर रहा है कि कुछ न कुछ जो है डेटा वेरी कर रहा है। और अगर हम आईक्यू के ऊपर बनाते हैं तो आईक्यू पे एक लॉन्ग टेल दिखाई दे रही है, इसका मतलब एवरेज डेटा जो है सिमिलर टाइप का है, सिमिलर रेंज के अंदर है। आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी स्टॉप करके। कि पीक का क्या मतलब होता है कि सिमिलर डेटा है, अराउंड इतना है सीजीपीए, और अगर कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा होता है लो और हाई हो जाता है। अब हम जो है इंपोर्ट करते हैं क्लास गोशेन एनबी, मल्टीनोमियल एनबी और बर्नौली एनबी को नेव्स बायस से। तो कर लेते हैं जी इंपोर्ट। नेक्स्ट, गोशेन एनबी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें मॉडल बनाते हैं ट्रेन और टेस्ट डेटा जो ऊपर स्प्लिट करके आए हैं उसी को जो है इसको मॉडल को ट्रेन कर देते हैं। अब इसका स्कोर चेक करते हैं, टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों कितना परसेंट है। तो ट्रेन का स्कोर जो है ज्यादा है और टेस्ट का स्कोर कम है, मतलब ओवर फिटिंग के चांसेस हैं, लेकिन माइल्ड ओवर फिटिंग हो रही है, कम डिफरेंसेज है दोनों के अंदर। अगर ज्यादा डिफरेंसेज होता है तो ओवर फिटिंग के चांसेस होते हैं। अब लेते हैं मल्टीनोमिनल एनबी, इससे भी मॉडल बनाते हैं, ट्रेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसका भी स्कोर चेक करते हैं, इसमें 95 और 70 ये ओवर फिटिंग है, ये ओवर फिटिंग। और अब बर्नौली का चेक करते हैं, बर्नी मॉडल बनाते हैं और बर्नौली का स्कोर चेक करते हैं। बर्नौली का कितना स्कोर आया, 50-50, ये अंडर फिटिंग का केस है, ये अंडर फिटिंग का केस। तो तीन डेटा सेट के अंदर तीन कॉलम है, सीजीपी, आईक्यू और प्लेसमेंट। अब हमारा जो रिजल्ट है वो जो मल्टीनोमिनियल है उसका इतना परसेंट दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो चुका हमारा डेटा, ओवर फिटिंग। नेक्स्ट, ये जो डेटा है ये हमारा क्या है, अंडर फिटिंग। ये बर्नौली से 50-50% आ रहा है। और ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्या है, माइल्ड ओवरफिटिंग है, इससे काम चल सकता है हमारा। अब हमें इसमें जो बेटर रिजल्ट देगा वो कौन सा देगा, सबसे टॉप वाला। और सबसे टॉप वाला कौन सा था, गोशेन। जो गोशेन वाला है वो सबसे बेटर रिजल्ट दे रहा है हमारा। क्यों दे रहा है, क्योंकि उसमें आउटपुट जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में है और जो इनपुट डेटा है वो कैटेगरी फॉर्म में है, कंटिन्यूस फॉर्म में, कंटिन्यूस, कैटेगरी नहीं कंटिन्यूस। रीजन, डिसीजन रीजन बनाते हैं। अब डिसीजन रीजन बनाने के लिए प्लॉट करेंगे डिसीजन रीजन और एक्स और वाई को नंपाई में कन्वर्ट करेंगे। और ये सीएलएफ की बात कर रहा है कि सीएलएफ क्या है। अगर मैं सिर्फ टैब के साथ में जाता हूं और डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूं तो मुझे इस टाइप से डॉक्यूमेंटेशन नजर आता है, एक्स वाई सीएलएफ। और थोड़ा सा अगर और नीचे जाता हूं मैं तो मुझे क्या नजर आएगा, सीएलएफ के अंदर मैं क्या दे सकता हूं, क्लासीफायर ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ए प्रिडिक्ट मॉडल। अब सीएलएफ के अंदर मुझे ऊपर जो मॉडल बनाए हुए हैं वो सारे 1 बाय 1 करके मॉडल देने हैं। तो मैं मॉडल देता हूं यहाँ पे आके, इसको रन करता हूं। पहले मैं सी एल एफ जी एन बी के लिए करता हूं, फिर एम एन बी के लिए और फिर बी एन बी।
ये क्या है, जो ऊपर गौशियन मॉडल बनाए मल्टीनोमिनल और बर्नौली मॉडल जो बनाए हैं, वो मॉडल जो है मैं इस डिसीजन बाउंड्री को देता हूँ। तो यहाँ पे तो गौर से देखेंगे तो डिसीजन बाउंड्री लगभग लगभग जो है सही है, एक दो मिस क्लासीफाई दिखा रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं मल्टीनोमिनल को देता हूं तो इसके अंदर इतना हो रहा है, काफी मिस क्लासीफाई दिखा रहा है। नेक्स्ट, अगर बर्नौली के अंदर देता हूं तो बर्नौली की तो बाउंड्री नहीं बन रही। क्यों? अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं गौशियन के ऊपर तो प्रिडिक्शन तो सही आएगा हमारा लगभग, और हमें डिसीजन बाउंड्री से भी नजर आ रहा है कि यही मॉडल काम करे। क्यों काम कर नहीं किया इसने, ये बर्नौली ने? क्योंकि इसे चाहिए बाइनरी डेटा, और बाइनरी डेटा तो नहीं है हमारा, तो कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसलिए इसने काम नहीं किया। और इसको डिस्क्रीट डेटा चाहिए मल्टीनोमिनियल को, तो ये इसमें ज्यादा मिसक्लासीफाई हो रहे हैं, और इसको जो चाहिए वो मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कम से कम मिस हो रहे हैं। इसलिए इस डेटा सेट के लिए हमें गौशियन जो है नेव बायस थ्योरम का यूज करना होगा, और तब जो है हम अपना प्रेडिक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आज हमने ये किया कि किस तरह से इम्बैलेंस डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं।